जिस कहानी में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था अब उससे आगे पढ़ें। आद्या अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। सारी बात सुनने के बाद वो बोली, बाबा आप लोगों से मृत्युंजय ने पेपर साइन करवाए हैं ना? वो अपना शक दूर करना चाह रही थी कि कहीं धोखे में तो साइन नहीं कर दिए। रिलीव्ड फेस। उसके बाबा हंसकर बोले, अरे हाँ बेटा, याद आया, ये बात तो बताना ही भूल गया। आद्या बेटा, मृत्युंजय ने हम लोगों से पेपर साइन करवाए ये कहके कि अगर हम लोगों ने उसे प्यार नहीं दिया और उससे कोई गलती हो जाए तो हम उससे नाराज न हों और उसके साथ अपना काम नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम छोड़ भी देंगे तो वो हमको जाने नहीं देगा। फिर भी हम लोग जिद करेंगे तो उसकी कंपनी को बहुत सारे पैसे देकर ही का सकते हैं। फ्लश्ड। आद्या के बाबा खुशी से बता रहे थे, पर आद्या को तो समझ नहीं आया अब क्या बोले, क्योंकि मृत्युंजय ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। उसने उसके घर वालों को सच बताकर साइन करवाए हैं। अब वो क्या बोले, वो चुप हो गई। आद्या की माँ बोली, बेटा जब हमारे दामाद ने इतने प्यार से हमसे रिश्ता जोड़ा है और हम लोगों को फिर से हमारी खुशियाँ दे दी हैं और हमारे घर के बेटे को अच्छी नौकरी दी है, तो बता हम लोगों उससे रिश्ता तोड़ेंगे भला? हम तो खुश ही होंगे न, जो हमसे दूर न होने के पेपर साइन करवा रहा है। आद्या माँ बाबा से बात करके चुप हो गई। अंदर रूम में आई तो भाभी और दीदी भी मृत्युंजय के गुणगान करते नहीं थक रही थीं। आखिर आद्या अपने ही घर में मृत्युंजय की तारीफ सुन सुनकर थक गई थी। उसने कितने शातिर तरीके से उसके घर वालों को शादी के लिए राजी किया है कि वो उसके घर वालों की नज़रों में महान बन गया है, और वो चाह कर भी उसका सच नहीं बता सकती। और अगर वो फिर भी उसका सच बताकर उससे रिश्ता तोड़ती है तो उसके घर वाले कहाँ से 10 करोड़ रुपए वापस करेंगे मृत्युंजय को, क्योंकि उनके पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। दूसरा, मृत्युंजय इतना चालाक है, उसने कुछ भी गलत कर दिया उसके घर वालों के साथ तो वो कैसे अपने आप से नज़र मिलाएगी? वो सोचकर तो आई थी कि वापस लौटकर नहीं आएगी राठौर हाउस में, लेकिन अब उसकी मजबूरी उसके ही घर वाले बन गए थे। वो इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। वैसे ही उसके घर वालों की दिलीप की वजह से काफ़ी बदनामी हो गई थी, इसलिए फिलहाल उसको मृत्युंजय की बीबी बने रहने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अपने घर वालों के चेहरे पे जो हंसी देख रही थी उसे खोना नहीं चाहती थी। आद्या अपने घर वालों के बीच बैठी थी और मन ही मन एक फैसला ले चुकी थी, जो भी हो मृत्युंजय की लड़ाई मुझसे है तो मैं ही इस लड़ाई को लड़ूंगी अकेले। वो मुझसे बदला लेना चाहता है न, उस थप्पड़ का जो मैंने उसकी बदसलूकी के लिए मैंने लगाया तो कोई बात नहीं, मैं झेलूंगी उसके गुस्से को, पर कम से कम उसने मेरे साथ जो भी किया हो पर मेरी फैमिली के साथ तो गलत नहीं किया। उसकी एक हेल्प से मेरा परिवार सड़क ले आने से बच गया और उस दिलीप जैसे धोखेबाज इंसान से मुझे और मेरी फैमिली को बचा लिया। अब आगे मृत्युंजय से लड़ाई मैं अकेले ही लड़ूंगी, अपनी फैमिली को बचा के रखूंगी, और मृत्युंजय से लड़ने के लिए उसके साथ रहना जरूरी है। आद्या खुद में ही खोई हुई थी कि उसकी बहन बोली, लो कर लो बात, तू यहाँ बैठी है, बाबा तुझे कब से आवाज दे रहे हैं, चल नीचे, मृत्युंजय तुझे लेने आ गया है, वो बहुत देर से बैठा हुआ है, बार बार उसकी नज़रें तुझे ही तलाश रही हैं, चल नीचे के उसे अपनी शक्ल दिखा दे, तेरी शक्ल देखकर शायद वो खाना खाने लगे। बाबा और माँ बहुत देर से उसे खाने की बोल रहे हैं पर खा ही नहीं रहा। आद्या की दीदी ने आद्या को छेड़ते हुए कहा, कोल्ड स्वेट स्माइल थ्रोइंग किसेस। आद्या हल्के से मुस्कुराकर बोली, चलो दीदी। नीचे सब लोग बैठे हुए थे। आद्या को आया देख इसके बाबा बोले, अरे बेटा कहाँ बेटी थी, चल जल्दी आ जा, मृत्युंजय कब से आए हुए हैं, चल जल्दी से तैयार हो जा, जाने में देर हो रही है। आद्या अपनी भाभी और बहन के साथ रूम में आई और तैयार होने लगी थी। आद्या को उसके पगपेरे के लिए उसको माँ ने बहुत ही सुंदर लाल कलर की साड़ी दी थी, जिसमें आद्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। आद्या की दीदी को उसकी माँ ने आवाज देकर बुला लिया तो वो माँ के पास चली गई और आद्या को उसकी भाभी ने तैयार कर दिया। आद्या की भाभी उसकी नज़र उतार के बोली, आद्या दीदी बहुत प्यार लग रही हो।
जीजाजी की नज़र नहीं उठेगी तुमको देखकर इतना बोल वो हल्के से मुस्कुरा दो। आद्या उनकी बात ले नज़र झुकाकर हल्के से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद आधा के बाबा से मृत्युंजय बोला, बहुत देर हो गई अब चलना चाहिए। उसकी बात ले आद्या पे बाबा बोले, हाँ बेटा बस अभी आद्या को बुलवाते हैं। ऐसा कहके वो आद्या की माँ से आद्या को लाने को बोले। आद्या की माँ और उसकी भाभी और बहन सब उसको समझाते हुए ला रहे थे कि अब उस घर के सभी लोगों को अपना प्यार और सम्मान देना और मृत्युंजय को भी अपने प्यार से दूर मत रखना। शादी कैसे भी हालातों में हुई हो पर अब आगे उसको पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। आद्या चुपचाप गर्दन नीचे किए सुनती हुई आ रही थी। आद्या हाल में अपने बाबा के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। तब मृत्युंजय ने एक नज़र उठाकर आद्या को देखा तो 1 मिनट को देखता रह गया था। सच में वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी तंद्रा को तोड़ते हुए आद्या के बाबा बोले, बेटा आपकी फैमिली से तो अब परसों ही मिलना हो पाएगा। हम सब लोग जरूर आएंगे रिसेप्शन पार्टी में। आप चिंता मत करना, आपके रिसेप्शन को कोई नहीं छोड़ेगा। सब आपको और आद्या को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। बाबा की बात सुनकर मृत्युंजय बोला, थैंक यू बाबा, और अब हमें चलना चाहिए। तो सब लोग हाँ। इसके बाद सब घर वाले आद्या के मृत्युंजय की गाड़ी तक छोड़ने आए और सबको प्यार से बाय बोलकर आद्या मृत्युंजय के साथ वापस उस घर में आ गई जहां वो वापस न आने का मन बना कर आई थी, पर अब मजबूरी में उसको जाना ही पड़ेगा। सके ही घर में एक ही दिन में मृत्युंजय ने कितना प्यार और अपनापन ले लिया था। अब वो चाह के भी उसका सच नहीं बता सकती थी। आद्या वापस मृत्युंजय के साथ घर आ गई थी। घर आकर मृत्युंजय की माँ और दादी ने उन दोनों की आरती उतारी और दोनों को अंदर लेके आई। आद्या और मृत्युंजय दोनों ने अंदर आकर दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद आद्या उसकी माँ के पैरों के लिए झुकी, लेकिन मृत्युंजय ने बिना झुके अपनी दादी से बोला, दादी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला गया और आद्या उसे समझ नहीं आया कि अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है। फिर भी वो मुस्कुराकर उनका आशीर्वाद लेती है और अपने घर से आए हुए सामान को उनको दे देती है। थोड़ी देर वो वही दादी के पास बैठ जाती है, साथ में मृत्युंजय की माँ भी होती हैं। दादी आद्या से बोलती हैं, बेटा मुझे पता है तू क्या सोच रही है, पर बेटा ये लड़का ऐसा ही है, इसको आज तक कोई नहीं बदल पाया। उल्टा समय के साथ ये सबके साथ रूड होता गया। पर बेटा तुम्हारी शादी वाले दिन इसने जब बताया कि वो तुमसे शादी करने वाला है और सारे हालात बताए तो हम लोग तुरंत राजी हो गए थे, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ये बात हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हम सबको यही ठीक लगा कि क्या पता तुम्हारा प्यार उसे फिर से हमारे पास ले आए और वो फिर से हमारे साथ प्यार से पेश आए। बेटा अब तुम ही इसकी जिम्मेदारी लो और अपनी पत्नी होने के हक से इस लड़के को बदलना। आद्या सारी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराकर बोली, जी दादी, पर अंदर ही अंदर बोली, ये डेविल अन्यदेशीय स्माइल विद हॉर्न्स सबके साथ ही ऐसा है। मुझे लगा मुझे ही परेशान करता है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता उससे मैं अपनी इज्जत करवाने की उम्मीद भी कैसे लगा लूँ। तभी तो उस दिन भी इसने जानबूझकर मेरे साथ बदसलूकी की थी, क्योंकि ये तो है ही बचपन से बदतमीज। पाउटिंग स्मर्क आद्या मृत्युंजय को मन ही मन गाली दे रही थी। तभी दादी बोली, बेटा आप जाकर आराम करो, रात काफ़ी हो गई है और वैसे भी कल आपकी पहली रसोई है, तो कल आप थोड़ा जल्दी उठ जाना। मंदिर में आरती कराने के बाद आपको रसोई में कुछ बनाना भी है, तो आप जाकर सो जाओ। आद्या माँ और दादी दोनों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ गई। आद्या रूम में आई तो देखा मृत्युंजय अभी उन्हीं कपड़ों में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। उसने मृत्युंजय को एक नज़र गुस्से से देखा, पाउटिंग और फिर नज़रें फेर कर अपने कवर्ड की तरफ जाने लगी। वो अभी अलमारी खोलती उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। आद्या ने अपना फ़ोन देखा तो उसकी फ्रेंड स्वाति का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन देखते ही अटेंड किया और बालकनी में चली आई।
बालकनी में आकर उससे बात करने लगी। स्वाति उधर से बोली, ओए फोन क्यों नहीं उठा रही, भूल गई क्या? तो आद्या बोली, सारी यार फोन बैग में था, तू बोल। तो स्वाति ने कहा कि 7 दिन बाद इंटरनल होने वाले हैं तो कॉलेज आना कब से शुरू करेगी? आद्या बोली, क्या इंटरनल की डेट आ गई? तो स्वाति बोली, हाँ। आद्या ने अपने निचले होठ को दबाया और बोली, मैं तुझे कल सुबह फोन करके बताऊंगी, तब तक तू अब तक के नोट्स सेंड कर देना, नहीं तो मैं तेरे घर आ जाऊंगी लेने। स्वाति बोली, ऐसा कर, तू घर आ जाना, मैं तुझे थोड़ा टॉपिक समझा भी दूंगी और नोट्स भी दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आद्या स्वाति से बात करके रूम में आई तो देखा मृत्युंजय रूम में नहीं है। आद्या ने सुकून की गहरी सांस ली, तभी मृत्युंजय का फोन बज उठा। आद्या ने फोन को देखा और गुस्से से भौहें चढ़ा ली। पाउटिंग स्मक। पर मृत्युंजय वॉशरूम में था तो आद्या अभी खुद भी अंदर चेंज करने नहीं जा सकती थी और उसके फोन को भी नहीं उठा सकती थी। मृत्युंजय काफी देर तक बाहर नहीं आया और उसका फोन भी बार बार बजे जा रहा था। आद्या उसके फोन से परेशान हो रही थी। इस बार फिर से मृत्युंजय का फोन बजा तो आद्या ने गुस्से से गेट की ओर देखा। पाउटिंग और झुंझलाते हुए फोन उठा लिया। आद्या अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उधर से आवाज आई, सर सारी आपको बार बार फोन किया उसके लिए, पर सर बात जरूरी थी इसलिए आपको परेशान किया। सर वो दिलीप की फैमिली का दोबारा फोन आया और उन लोगों की डिमांड अब बढ़ गई है। उन लोगों का कहना है कि या तो अभी के अभी उनके खाते में 5 करोड़ ट्रांसफर करें, नहीं तो वो लोगों अभी के अभी आद्या मैम को सच बता देंगे कि आपने उन लोगों को 5 करोड़ रुपए दिए थे शादी न करने के लिए और वो सब नाटक करने के लिए। सर पर अब वापस उन लोगों को 5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी वो लोग सच छुपाएंगे, वरना वो लोग सच बताने की धमकी दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वो साथ में ये और फैला देंगे लोगों में कि अपना और आद्या मैम का पहले से चक्कर चल रहा था, इसलिए आपने आद्या मैम की शादी दिलीप से रोकने के लिए उन लोगों को पैसे दिए। आद्या जो फोन के दूसरी ओर सारा सच सुन रही थी। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें और कहानी को लाइक और शेयर कर दिया करो, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस कहानी के पार्ट आपको डेली 9 बजे पढ़ने को मिलेंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।